तो आज का एजेंडा में क्या क्या है? इंट्रोडक्शन टू टर्मिनल क्या होता है, फिर कोड एडिटर्स हम लोग क्या इसका कर सकते हैं है हमारे पास, और जो मॉड्यूल है ये क्या क्या है। फिर शायद ये एक प्रोजेक्ट करेगा जीयूआई, इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेगा वो। तो जब तक डाउनलोड हो रहा है तो हम लोग जो टर्मिनल क्या है वो देख लेते हैं पहले। सो एज अ definition of terminal क्या कहता है? Is also known as command lines or console which allows us to accomplish or automate tasks without using GUI। GUI का यहाँ पर मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस। हम लोग क्या होता है हम देख अभी देखते हैं। हम देखो, ये हम लोग का टर्मिनल है। यहाँ पर क्या बोलता है? इस ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन और console जैसे accomplish automate tasks without using GUI। हम लोग का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस जो है ना, लाइक ये हम लोग का GUI है, जहाँ पे हम लोग सब यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह काम करते हैं। तो हम लोग विंडोज में बोलो लिनक्स में सब एक ही है। यहाँ पर हम जब न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, फिर नाम दे देते हैं हम कुछ, फिर हम इंटर में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज जो मैंने किया है अभी तक, ये हम लोग कमांड लाइन में भी कर सकते हैं। इसके लिए एक कमांड है, इसका नाम है MKDI। इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। उसका कुछ भी नाम दे दियो, सपोज पाइथन। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट हो गया पाइथन नाम के। सो आप लोग यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने 400 डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते, देखो हो गया 400 डायरेक्टरी क्रिएट। से ऐसे हम लोग डायरेक्टरी कह सकते हैं विदाउट यूजिंग द GUI। हम लोग ये टर्मिनल जगह न्यू फोल्डर ना जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सपोज मेरे को ये डे वन के डायरेक्टरी में अंदर में घुसना है। फिर टर्मिनल में हमको लिखना पड़ेगा CD। इसका मतलब एंटर द डायरेक्टरी ऑफ नेम डे वन। हम ये डायरेक्टरी में घुस गए। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? अब हम लोग कहाँ पर है, एक काम करते हैं हम, तो यहाँ पर से आप देख सकते हो हम किस डायरेक्टरी में है। और इस एक इसके लिए भी और एक कमांड है, इसका नाम है PWD। ये दिखना है हम का आप लोग कहाँ पर है, कौन सा डायरेक्टरी में हो, ये आपका लोकेशन दे देगा। ये सब कमेंट्स मैं दे दूंगा, तो सब बेसिक में बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, इस डे वन डायरेक्टरी से हम निकलना है। CD स्पेस डॉट डॉट, फिर हम एलएस जो है ना, इसका मतलब लिस्ट लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज क्या क्या है। इस है क्लब जो डायरेक्टरी है वो इसके अंदर क्या क्या फाइल्स है, इसके लिए हमें एलएस को लिखना पड़ेगा। इस यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या डायरेक्टरी का नाम है, सब दे देगा यहाँ पर। हम लोग देखो डे वन 5 एंड पाइथन, डे 1 to 4 5 एंड पाइथन। ये तो हो गया। हम लोग कैसे डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, और कैसे निकलना पड़ेगा उस डायरेक्टरी से। एक्सक्यूज मी। अभी सपोज आपको ये डायरेक्टरी डेव पाइथन जो है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप जीओ में कैसे करते हो? राइट क्लिक, मूव टू टेस्ट या डिलीट, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। इसके लिए जो कमेंट है RM-R देन द डायरेक्टरी नेम, इससे क्या होता है वो डायरेक्टरी डिलीट हो सकता है, डिलीट हो गया। सर ऐसे हम लोग सब सब बेसिक कमेंट्स में बताया, मेक डायरेक्टरी कैसे घुसना है, कैसे निकलना है, और डायरेक्टरी डिलीट कैसे करना है। मैं सब ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही है। बाद में वो एक लिनक्स का जो कमेंट है उस बारे में सब बोल दूंगा। तो ये तीन तो चीज तो आपको समझ में आ गया शायद सबको। यस यस यस। हाँ, फिर एक काम कर सकते हैं। आज डे 5 है तो CD डे 5 में जाके डे 5 का अंदर घुस गया। अब देखो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया ना, जो जो टर्मिनल है वो गंदा लग जाएगा, कुछ ज्यादा ही कोटेड हो गया।
हम लोग ये से भी क्लियर कर सकते हैं। इस क्लियर कमेंट जो है CLE क्लियर जो लिखे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सब जो है वो निकल जाएगा। फिर हम लोग तो वो सीख लिया। अब मैंने बोला कि डायरेक्ट GUI के अलावा हम लोग सब करेंगे। जो हम J5 के अंदर एक फाइल बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को एक कोड एडिटर चाहिए होता है, जिसके उससे हमको जैसे हमारा वहाँ पर है जो नोट पैड है, ये सब तो एक होता है ना। और टर्मिनल में अब कोड एडिटर के लिए यहाँ पर है भीम है। भीम में कोड एडिटर है। भीम में कोड एडिटर है जहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। लाइक ऐसा जैसे पाइथन में होगा, सपोज a.txt फाइल भी हमको कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज vim डॉट vim a.c भी कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसा कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसा नोटपैड जो हम यूज करते हैं, तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे। हाँ, और एक बात, vim सब लिनक्स सिस्टम में भी इंस्टॉल भी रहता है, बट इफ देयर इंस्टॉल नहीं आता तो आप लोग ये कॉमन सब इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये कमेंट है, इसके लिए अब भीम जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये सब जो कमेंट है मैं सब दे दूंगा आपके वहाँ पर। तो ऐसे सब हम लोग कर सकते हैं। सो हम लोग का और क्या क्या है आज देख लेते हैं। तो टर्मिनल जो बता दिया, एक टर्मिनल में क्या कमेंट लाइन से, कमेंट से हम सब कम करते हैं। वी आर यूजिंग GUI नहीं करते, कमेंट से हम कम कर देंगे। फिर जो बेसिक जो कमांड बताया, MK दिया या CD क्लियर PWD, हमने तुम्हें बता ही दिया। यहाँ पर मैंने भी एक वो लिंक शेयर कर दिया सब लिनक्स कमेंट्स के लिए। आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हो। अब कोड इधर जो बोले भीम तो पी इंस्टॉल रहता है। आप लोग सबलाइम भी यूज कर सकते हो, बट ये GUI है एक। सबलाइम भी दिखा दे रहा है। सबलाइम ऐसा दिखता है ये भी, बट ये GUI के अंदर क्या कह सकते हैं यहाँ पर। नोटपैड प्लस प्लस ये भी GUI है। हम अब GUI के इफ जैसे विदाउट यूजिंग GUI फिर वीमा और एक नैनो है, सब इंस्टॉल रहता है लिनक्स के अंदर। हमने तो देखा है वीम देन फाइल नेम जाके अब ये कर सकते हैं। अब क्या है, अब नैनो भी है एक, ये भी सेम है भीम की तरह। ये अपने हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, फिर सेव करके हम रन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक बोल दिया जो कोड एडिटर्स क्या क्या हम यूज कर सकते हैं लिनक्स सिस्टम के लिए हो जाए या विंडोज सिस्टम के लिए। वीम सबलम टेक्स्ट नोटपैड ये लिनक्स की भी है और विंडोज के लिए भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इस। सो हम लोग पहला जो कॉपी के इंट्रोडक्शन टर्मिनल कोड एडिटर्स हम सब बेसिक बता दिया, क्योंकि आप लोग पहली बार यूज कर सकते हो तो आप लोग जानना चाहिए है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। फिर फिर आज पाइथन में आते हैं, तो हम लोग का इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल्स है अभी। तो इंट्रो टू मॉड्यूल्स होता क्या है। So as a definition, modules allows you to logically organize your Python code. Grouping related code into a module makes the code easier to understand and use. A module is a Python object with arbitrarily named attributes that you can bind or reference. बहुत कठिन है, सॉरी। इसका सिंपली हम बात कर रहे थे। एक मॉड्यूल है, वो क्या है, उसके अंदर पाइथन कोड लिखा होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देकर समझ में आता है। देखो भीम यूज करते हैं हम लोग a.py। बहुत सारा पाइथन कोड में आप देखोगे कि इंपोर्ट डेट टाइम लिखा होता है, या इंपोर्ट समथिंग लाइक टीके इंटर भी हो सकता है, जब पर इंपोर्ट पांडास भी होता है। तो ये सब है क्या, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये सब कुछ नहीं है, पर ये सब एक मॉड्यूल्स है जिसके अंदर एक पाइथन कोड लिखा है। और पाइथन कोड में क्या लिखा है, इट कैन बी ऑफ क्लास, इट कैन बी ऑफ फंक्शंस। हम लोग पहले दिन अब शायद यहाँ पर फंक्शंस और क्लास कवर हो गया है, जो क्लास क्या होता है फंक्शंस क्या होता है।
तो वो मैं नहीं बताऊंगा कि वो तो शायद हो गया। तो और एक बात, मॉड्यूल आप खुद का भी एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बाय डिफॉल्ट बहुत सारा मॉड्यूल दे देता पाइथन, बट इफ यू वांट यू कैन मेक योर ओन मॉड्यूल्स। तो एक तो कैसा होता है मॉड्यूल, एक दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक फाइल बनाया स्टफ, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया कि डेव सम, ये क्या करेगा, सम ऑफ टू नंबर्स हमको रिटर्न करेगा। तो ए देगा दो, बी दो दो नंबर देगा इस यहाँ पर। फिर कम से सी एक नया वेरिएबल है, ये क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी। फिर सी को जो वेरिएबल है ए प्लस बी का जो सम होता है वो सी में स्टोर होगा। फिर वो वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे। जो जो ये सम जो फंक्शन है वो जो बोलेगा, तो उसके लिए हम रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे भी हम और एक बताया सब स्टैक सब कर देंगे। फिर हम लोग ए कॉमा बी लिख देंगे, दो दो वेरिएबल देगा। यहाँ से एक फंक्शन वेरिएबल लेगा डी, यहाँ पर क्या ए माइनस बी। फिर हम कर देंगे रिटर्न डी। ये भी कर सकते हैं, और इससे और ये और एक तरह से लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे दो दो वेरिएबल लेंगे ए और बी। हम डायरेक्ट ये रिटर्न भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं पाइथन कुछ में कि ए इंटू बी सेम एज जो कहिए, एक और एक वेरिएबल लेके उसको रिटर्न कर देंगे और ये भी डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, ऐसे भी होता है। तो सपोज यहाँ पर तीन तो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या करें, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर ए और एक पाइथन का फाइल बनाता है ए, जो हम लोग के पास ऑलरेडी है। इससे हम कह सकते हैं, अब वो जो पाइथन का फाइल बना ना स्टफ, वो आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम एक काम कर सकते हैं, ए का एक कुछ वेरिएबल लेता है 10, फिर बी का और एक वेरिएबल लेता है 20। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी जो वेरिएबल है इक्वल्स टू स्टफ डॉट कुछ फंक्शन से हम कॉल करना चाहते हैं, वो जो है सम फंक्शन है, वो सम ए कॉमा बी। तो सी में क्या रिटर्न करेगा, जो ए बी का सम है वो सी में रिटर्न करेगा। और जो सम कहाँ से ले रहे हैं हम, स्टफ स्टफ अभी जो बनाया था, तो प्रिंट सी। ठीक है। फिर हम ये ए डॉट पी वाई को हम रन करते हैं। हाँ, अब टर्मिनल में रन कैसे करते हैं, पाइथन ए डॉट पी वाई करके ये जो फाइल है वो आप रन कर सकते हैं। नो मतलब स्टफ st पैकेज। एक सेकंड, क्या हो गया। ठीक है। मैंने गलती करती, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ेगा, बहुत स्टाफ हो गई है। सॉरी सॉरी। अब देखिए पाइथन ए डॉट पी वाई जो आपको सम दे रहा है। ठीक है। ऐसे तरह आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक डी, उसका वो सबसेक्शन चाहिए, उसका सबसेक्शन क्या होगा, सब एस यू बी देन बी कॉमा ए। फिर हम लोग को शायद वो चाहिए मल्टीप्लिकेशन।
स्मॉल ए बी, ये हम लोग यहाँ पेंट कर सकते हैं सी, फिर पेंट कर सकते हैं हम डी, पेंट ई। फिर देखो पहले आएगा हमारा सम, फिर आएगा सब्सट्रैक्शन, फिर आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करके हम लोग एक जो फाइल बनाया, एक ये हम ऐसा मॉड्यूल हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, कर रहा है यहाँ पर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बड़ा बड़ा कोड में ये आपको वो बार बार लिखने से काम बचाते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर 3 बार प्रिंट लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा, इफ stuff dot py। यहाँ पर एक काम कर सकते हो, p एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी x एक वेरिएबल है, वो करना, उसको करने क्या पड़ेगा, प्रिंट करा देना पड़ेगा जो भी आएगा इसमें। फिर हम एक यहाँ पर काम कर सकते हैं, अब यह कुछ ऐसे है, बट ठीक है। स्टफ डॉट पी, फिर अब सी लिख देंगे, सॉरी को वो प्रिंट कर देगा। हाँ, और एक बात, यहाँ पर जो हम लोग प्रिंट लिख रहे हैं ना, ये भी एक फंक्शन है, इसको हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, बट ये भी एक मॉड्यूल जैसे इंपोर्ट करते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस है, सब फंक्शंस है। पाइथन इसके लिए फेमस है क्योंकि ये बहुत सा मॉड्यूल मिल सकता है, आपको काम करने का इजी हो जाता है। सो यही होता है सब के मॉड्यूल्स का होता है। हम लोग ऐसे कुछ भी अब ऐड कर रहे हैं तो हम लगभग ऐड नहीं लिखते हैं, तो एक ऐसा कुछ बना देते हैं, तो यहाँ पर सम मिल जाएगा, बट बड़ा कुछ फैक्टोरियल करना है तो फैक्टर भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग मॉड्यूल है, ऐसे ही हम इसके बारे में हम दिखाएंगे टीके इंटर में, हम करेंगे करेंगे टीके इंटर में। वहाँ पर एक हम लोग इंपोर्ट करेंगे, वो है टीके इंटर। तो यहाँ पर क्या होता है, टीके इंटर भी एक मॉड्यूल है। इस यहाँ पर जो जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न है, कोड रिटर्न होता है यहाँ पर। इसके सब जो फंक्शंस है वो हम कॉल करेंगे तो हम लोग काम हो जाएगा, तो ये इजी होता है और कॉम्पैक्ट होता है कोड, इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है यहाँ पर। ये हम लोग का जो मॉड्यूल्स है, इतने सब बेसिक जो है वो यही है कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल्स होता है क्या है। फिर अब देखो पैकेज भी हम बोलते हैं कि ये पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। सपोज अब आज हम लोग का टिकेंटर यूज करेंगे कब, जीयूआई में हम लोग क्या करते हैं, पीप इंस्टॉल टिकेंटर, हम ऐसा कर देंगे तो टिकेंटर एक्चुअली एक्सटर्नल मॉड्यूल है, किसी ने बनाया था और पीप में वो डाल दिया था करने के लिए। तो टिकेंटर एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी, इसके लिए हम लोग इंपोर्ट करना पड़ेगा जो बिल्ड फंक्शंस मॉड्यूल्स होता है, जब प्रिंट होता है, इनपुट जो इनपुट लेते हैं, ये सब बिल्डिंग फंक्शन है। मैं शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया टिकेंटर का। ओके, स्पेलिंग क्या होता है, एक सेकंड मैं सर्च करके बता दे रहा हूँ। तो पाइथन टी के, पाइथन टी का हुआ है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हम लोग
आपका जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, वो पैकेजेस है, वो हम जान सकते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कॉम्प्रेस टुगेदर टू मेक अ पैकेज, ये होता है पैकेज। अब जो मॉड्यूल्स है वो एक ही है मॉड्यूल्स, और पैकेज क्या है? पैकेज में हर तरह का मॉड्यूल्स रहता है यहाँ पर। तो ये हम लोग का जो बेसिक, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर मैंने ये वीम डाउनलोड करने के जो लिंक है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबलाइन भी हम लोग ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना तक के आपको समझ में आ गया सबको? हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो बेसिक तो समझ में आएगा ना, क्या मॉड्यूल्स क्या होता है, हाँ, फिर ये जो, समझ में आ गया। हाँ, फिर यही है। सो ये सिंपल सा है। आज उतना क्लास था, कल ज्यादा हो गया था, फिर आप आज सिंपल है। फिर आज आ गया है जीयूआई तो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। जो शायन है वो जीयूआई में थोड़ा प्रोजेक्ट करके दिखाएगा कि ग्राफिकल इंटरफेस पाइथन में कैसे बनाते हैं। सो जीयूआई के लिए जो इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम, मैंने तो मॉड्यूल्स क्या होता है, कैसे इंपोर्ट करना है, हम लोग सिखा दिया। तो ओवर टू यू शायद, जब जीयूआई को दिखा देना। शायन, आर यू Yes, देयर? Pia. Yes, Pia. I'm joining. हाँ 1 second from my laptop. So I'm starting with GUI. So here today we are going to make a simple calculator. Okay. So जो GUI है, इससे मेन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जैसा हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक विंडो है पाई चार्म का। मैं आज पाई चार्म यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो विंडो है ना, हम लोग को एक सिमिलर विंडो मिलेगा फ्रॉम टिंक्टर। ओके, तो ये जो विंडो होगा उस पे हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स डालेंगे और एक कैलकुलेटर, मतलब एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें बटन्स होगा, एक इनपुट बॉक्स होगा, मतलब ऐसे सब कुछ डालेंगे और वो विंडो जो उसको डिजाइन करेंगे कैलकुलेटर की तरह से। ओके, सो फर्स्टली मैं टिंक्टर इंपोर्ट करूंगी मेरे कोड में। सो फॉर दैट आई विल डू फ्रॉम टिंक्टर इंपोर्ट स्टार। सो मतलब इंपोर्ट स्टार, यहाँ पे जो मैं मॉड्यूल इंपोर्ट कर रही हूँ, मतलब टोटली जितना भी मॉड्यूल्स है टिंक्टर के अंदर, जो भी सब मॉड्यूल्स है, सब कुछ एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट, अब जो है मेन काम है कि वी नीड अ विंडो फॉर दिस, राइट? सो इस ये तो हमारे पास एक विंडो है पाई चार्म का। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर कोडिंग विथ मी? आर यू गाइज ऑन सम एडिटर? No, Hello? I'll do it later. Like I'll just see and then I'll do. Okay, okay, sure. Okay, okay, Ishan Bhaiya is there. Then, so basically what we are trying here is we need a window firstly. So how to create the window? I am just naming my window root. So in this, to create a window, I will call a method, a function tk. Okay. Whenever I call this tk function, it will actually create a empty window for me. So I will get my root window. So now हमारा विंडो रेडी है, बट इसको एक्चुअली मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, टू पुट इट ऑन स्क्रीन, वी नीड टू हैव अ कोड ऑफ, वी नीड टू राइट दिस एट द वेरी एंड ऑफ आवर कोड। सो ये हर टाइम हम लोग के कोड के एकदम एंड में रहेगा, root dot main loop. So this is the line that we use to execute this code infinite times until it stopped by something, like if we close it or if we do something, if we have a function that will destroy our window. Other than that, it will make it run infinite times until we stop it. Okay, so this root dot main loop will actually run our code. Now our window is ready and it will run. Now inside the window we need to do some things. So firstly, let me give it a title. Okay, like it is named, this variable root is giving us the window. But what if we want something else, like if we want it to have a title, what we will do is root dot title
and then inside the parentheses we will give some name. So as we are making a calculator, I will give this. Okay, so our window will actually have the title of calculator now. So now the title is set, we have our window. Now if you want to include an icon, I am not including an icon in this calculator, but if you want, you can do it by root. Okay, let me show you. I am using PyCharm today. I hope I mentioned that. So this is an offline editor, and the GUI actually works on the offline editors only. You cannot proceed with this on Google Colab or any online like editors. So we need the offline editors for this. So root.icon bitmap, you can use this method to actually add an icon to this. Just like here, the PyCharm has an icon PC, right? So if you want to have an icon in your window, you can have it. And just remember that the icon, the image should be in the same directory as your code is. Okay, it should be in the same directory, and you just can like give the name. Suppose file.png might be an icon. So this is how you can include a like you can add an icon to your root window. Now I'm just commenting it out because I'm not using any icon here. It will be a default feather icon that's already set by like Tinker or Python. So yeah, this is it. And now our title is set. You can add icons. So what else you can do? What you can do is you can give it a dimension. Like whenever this root window will open, right? It will be of some dimensions. It can be of suppose 500x into 500, or you can even like customize it. So how to do that? You can customize the dimensions the window will open in by geometry, root.geometry. Then inside double quotes you will give, suppose I want 400x 500. That means 400 in the x-axis and 500 as the height of the window. So this is how it will actually open, and you can maximize the window or minimize it like we do in other windows. So yeah, our basic structure is ready. Now what we are trying to do, what we will actually do is we will have one entry box or an input box. So एक input box चाहिए जिसपे हम लोग when we will click the buttons ना, when we will click 9 or 8 or 7, all the numbers, it will actually take the input and give us back results when we click symbols like plus, minus, equals to. So this is the basic functionality of our calculator. So we will need the entry box for that. So how to create an entry box? So suppose let me name the entry box as entry 1, and how to make it an entry box, how to create it, we need to call a method called entry. So inside the entry method, so this is how we actually create an entry box. So inside the entry method, what we will do, we will firstly pass a parameter of root. So you can see this is just, you don't have to be like thinking what is happening here. It's just a function that belongs to Tinker. So as Nilavya Bhaiya said, it's all in Tinker, it's all there. We are just calling the function to make our code really easy. Like we can code it really easily. And like in a few lines of code, we can have the whole calculator, the whole working calculator with us. So this is just a function and this is just a variable that we will use to create the entry box. So entry function is like the entry function, inside the entry function, we are actually giving parameters. So firstly, we are giving the root parameter. So as I told you, root is the window name, right? We are having the root window. So when I pass the root parameter into this, it's best practice to pass the root parameter because suppose you have multiple windows running at the same time. So तब अगर multiple windows हमारे पास है तो interpreter confused हो सकता है कि which window we are putting the entry box on. Like जब हम लोग on screen इसको put करेंगे
तो वो कंफ्यूज हो जाएगा इंटरप्रेटर कि कैसे कौन से वाले पे हम लोग एक्चुअली एंट्री बॉक्स को ऑन स्क्रीन ला रहे हैं. सो फॉर दैट हम लोग को मेंशन करना होता है कि रूट विंडो है या फिर कोई और विंडो है. सो अगर हम लोग नहीं भी देंगे तब भी काम चलेगा बिकॉज वी ओनली हैव वन विंडो हियर. But still I'm giving it the root parameter. The next parameter I can give is, suppose it's an entry box, right? So I will give the width. I will give the width as suppose 50. So 50 width is here, and now I want to give it a background color. So whenever I will run it, I will see that it's colored. So let me give it sky blue probably. You can use some colors, like the name of the colors are valid in this, but sometimes if it doesn't work, you can use hex color codes also. You can search them and work it accordingly. Next we have the width. With us we have the background color set. Now what we do, we can do one thing. We can set the border width. Like if you want to have the entry box with a border, we can do that. I'm just designing this right now. So I hope this is clear to everyone. What am I doing here? Is it clear? Anyone having any doubts? Hello, am I audible? Yes, yes. Yes, you are. Okay, great. So yeah, we are having the border with us. So let me set it to about the value 7. I think this will be okay. Now our entry box is ready, okay? But it's still not on screen. So to put it on the screen, we have three basic methods. So the first method is whatever element you're trying to put on, that name, dot. What we need to do is pack. So this is totally upon the interpreter. What it can do is it will directly put it according to that. It can put it in the center or the next place that it finds like suitable. So you don't have any control over this pack method. So whenever we do entry1.pack, it works. And let's see what happens. Yeah. So we have our window opened. See what happened here? The title is calculator. We have the feather default icon because I did not set any icon. And the entry box is at the top. And the width is about 50. It has a border width of like black color and about 7. It's okay, I guess. And the color is also sky blue. So everything is set according to us. So we packed it and it was there. But you don't have any control over this, right? It will be according to the interpreter. So I'm commenting this out. What other way I can use? How to how to have control over where you place the element, like where you want to place the entry box. For that we can have entry1.grid. This is another method. So the grid system actually uses the rows and the columns. So if you set row as 0 and column as 0, and you have many more elements to put, you can put it row wise or column wise. So the next one will be at the next row, and if you want to shift it right, you will have to shift it to column 1, just like that, like a matrix, you can say, so that you can use the grid system. Okay, so this was the grid system and to how to pack it. So the grid system also works because you will have some like kind of organization basically, but I believe that the third method is the most like flexible one because it works on coordinates. So I will be using that here, entry1.place. So the place method is the most flexible because it works on coordinates. So you just give something like where you want to be, where you want to put it on the x-axis and the y-axis. Suppose I want to put it at x equals to 50 and y equals to suppose 50 again. So let's see how this looks. I'm just stopping and rerunning it. Yeah, it has the gap at the top and on the left. So it works fine for me. So this is working now.
let's see what we can do next. So where So did our it read? Excuse me, I have a uh, question. yeah, From sure. where is the zero coordinate? Like you gave x50 and y50. Okay, okay, From yeah. where it If initialized? let me show you. I'm just doing x equals to 0 and y equals to 0. So it will be on the very left corner. Okay, See, got like that. It's not going negative. Just remember this is the 0, the origin, and from that it will shift right or it will shift down. So it's so okay then. so if I give like 100 or 150, it will exceed the pop-up like which came. No, actually, this is what. Okay, let me show you. I have given it 400x 500, right? Yes. So, matlab, when I'm opening the window, now when I'm actually running this code, it's Yeah. opening in that dimension. Okay, that means the width is x100, like 400, and the vertical height is 500. But it's Oh, actually it can open up like this, just like a normal window. okay. I got So it. yeah, Okay. you can, and you can customize it. So if you have the application that is like having a bigger width or a bigger height, you can change it to 1000 or 800 according to you. Okay. Thank you. Okay, sure. Then so I will be setting this to 50 and 50. And one more thing, जो मैं ये कर रही हूँ ना, x equals to 50 and y equals to 50. So this comes with regular use of Tinkter. You will just get the idea where 50 is, where 100 will be. You can just try and edit. In that way, it will be like really easier. So I have the entry box ready with me. So now what do we need? We need buttons that will have the numbers, the symbols, the equals to, like, or the clear, suppose. We will need the basic functional buttons, right? So how to create a button? So let me create the button 9 first. So I will be going in the reverse order. First will be 9, then 8, 7, then like that. So let me create button 9 first. So how to create button 9? I will call a method button. Inside it again, I will pass the root parameter to show the interpreter that I am working on button 9, that is on the root window. Then I will give it a width of, suppose, 10, and there are many parameters actually you can work on. So you can see, as I am giving here width equals to something, then background equals to something. So when you go on the documentation for Tinkter on python.org, you can visit there and see there are many more, like, variety of features you can use. You can pass many parameters here. So I'm just using the basic ones that I use regularly. So this, I have mentioned the width. You can have font as well if you want. If you can have it as bold or italic, and any like font, if you want to change the font of the text that is appearing on the window, you can do many things. You can just search and make little projects that you can show, and yeah, you can do many things with this. So moving on, I have mentioned the width, and now what I will do is I will give it pad y. So what is pad y? And I can also give it a pad x, but I will not be using here. Pad y means adding a padding. That means some space on the vertical, like on the vertical edges. So if I give pad y equals to, suppose, 10, let's see what happens. And I will also place it button 9 dot place at x equals to 50 and y equals to 80, suppose. Now let's see how it looks. Okay, so it's not colored, so let me give it a color. Background equals to pink, suppose. Yeah, now you can see the colors are contrasted brightly now. You can see this is the button here. So suppose you need to move it a bit down. So I will just do, I will keep the x coordinate the same. I will just increase the y coordinate. So that way it will be, yeah, it shifts below. So now our main button is ready, but it does not have a text on it. So as this was the button 9, I will just add a text
9 on it. Okay. So this was, so what parameters we have passed? We have given it the root parameter, text, width, padding at the y-axis, and the color. So our button 9 is ready. Let's see what happens. Yeah, we have the button 9 here. So we have to make the buttons just like that. This, like 1, 2, 3, all the buttons need to be here, right, for the calculator. So I have a prepared code for the buttons. I will be just copying that because it takes time to, like, initially to take the coordinates. So I will just be copying the buttons. It's just the same. I'll tell you. Let me just do this. Yeah, the buttons are ready with me. That's why I did that. I will provide this code so that you all can go around with this. So let me just delete this because we have 2 button 9s. So now all this is just the same what I told you. It has the width, a pad y, background color, the text, and you just need to copy all this and edit it. You can just create one button and then edit the name such as button 8, button 7, and you have to just change the text, that is 7, 8, 9, 6, 5, 4. And what actually takes the time in creating the buttons is placing it. So you will just have to try and place them at regular intervals. So let me run it and see if the buttons are correctly placed. Okay, so see what happened. I just copied the code that I prepared before. So here the 8 is here, 7 is here. So you can also see there's a button effect, right? When you press it, it works like that here. And yeah, I just adjusted the dimensions for the plus, and the color is changed. I have changed the color, and just like this you can have your, like, you can design your own way of designing the calculator. And here is the clear button. The text is just changed and the placement is different. So the two things we need to work on, that takes time. That's why I copied it. And that you have to place, like you have to just adjust the x coordinate, the y coordinate for each and every button. So yeah, this is that. Okay, yeah. So now one thing that you all can see is, I told you about everything here, right? The background text and everything, but the command and the lambda functions here. So the lambda function is actually used to pass a function into this command parameter. Okay, so we need the lambda function in Tincta, because if you pass directly this function button click, it sometimes does not work. So lambda function is really preferred, and it mostly doesn't work if you give directly the function, because you call it into a parameter. So that's why we need the lambda function. So how to write the lambda function? Just give lambda, then a colon, and the function name. So why am I actually using a function here? Because whenever we will click 9, right? Whenever we will click 9, it will actually do something. So whenever I will click 9, it will actually take the input as 9. So I will have to code for that. I will show you how to code for the function. So all the buttons have some functions here. So you can see the command lambda button click 8, and just like that, when I go down, and you can see I have these things like button add. I've just changed the names. There is no need to worry that it's different. It's all the same. Just the coordinates are different, the text is different, and the button name is different. Everything else is just the same. So every button has a function that is being called into the command parameter. Like, but for the button add, I have called a function button add, btn add. Similarly, btn sub, btn mul, that means for multiplication, for division, this is for equals to, and this is for the clear button, that will just like clear the input box. So now our buttons are ready, but they are not properly functioning because these functions are called here, but they are not defined, right? So we need to define all the functions here. So let me just define each and every function and tell you how
will it actually work properly. So let me define the button click function first. Okay, so btn click, and inside the parentheses, I will actually give it a parameter name. So what will it be? Suppose num. So I'm giving it a parameter as num because I am actually passing 9, 8, 7, the values of the buttons. I am passing the values of each and every button whenever I will be clicking that. So if I click 9, it will the value of 9 will be passed on to num. So whenever I click 9, the value 9 or the value 8, whenever I click other buttons, the values will be passed to the parameter named as num. So now let me just give you the concept of how to actually take input from the input box. For that, we will actually use a method called get. So let me show you how to do that. Entry1.get. So I am taking the input, that is entry1.get, this using this method. That means it will get everything that's in the entry1 entry box. Okay, so it will get it, and I am saving it into a variable named as current. So I will tell you what I will be doing with the current variable. Okay, so just know that whenever we are getting something, you will need to, whenever we are taking something from the input box, we will need to have the get method or the get function, just like this, entry1.get. So I hope this is clear to everyone. Anyone having any doubts up till now? So I have a question. Yeah, sure. How did you I'm just quite confused. Like, how did you give that button effect? Like, just due to Oh that no, button click? it's automatic. Oh, No, it's automatic. The and Yeah, function you you don't have called to. is not from there, like Tincter. Yeah, hello. The function which you called, Yeah. that from that it came like the button function, right? Yeah, the button function. This method is actually doing everything for us. Okay. Okay, this. That's why I said, na, Tincter is the module that is helping us. I did not do anything here. I just passed the basic things like the text, the It's color, called or like yeah, it's something like that. Okay. yeah, it's totally doing everything. that means the Tincter is having like many inbuilt functions. So we just have to use those functions. Yes, Okay. yes, I'm just using those functions. Oh, That's okay. what I told you. See, there are no. I'm just using the button function here, right? And the suppose the place function or the entry function, but it has many more functions, so you can research and use that in your own projects if you need something else that might be working for you. And similarly, there are many more parameters that you can pass, you can modify it according to you. Okay, so you just go on to the python.org and I'll send you a link. It totally has the documentation for Tincter, and there are many more things you can work with. So shall I move on? Yes. Okay. So yeah, now as I was saying, this was the function, right? This was the function that I was defining. So I have saved the input box value, whatever was in the input box, I have saved that into the current variable. Now what will I do with this? Actually, I will be saving it so that I can concatenate it with another number. So let me just code it and then I'll explain it to you, or you'll get confused. So firstly, current is saved, entry1.get is saved into current. Then I will actually delete entry1's whole data. So I will delete it from 0 to end. Then what I'll do, I will do entry1 dot insert at the position 0. What am I inserting? I am actually inserting the string of the num. Okay, I will firstly do current plus string of num.
So this might be a bit confusing. So let me tell you what is happening. So let me just open the calculator. So suppose we are typing in 1, okay? Like if it's not completed it, that's why it's not coming. So let me just type it from the keyboard. So yeah, I have given it 1. So when I click 1, it will, after the completion of the code, it will actually appear 1 at that. How will it appear? Because when it's empty, right, at the very first moment, it's totally empty. The input box is totally cleared. So what will this do? This entry 1 dot get, it will get nothing, right, at the very first moment. When I click 1, it will actually, what will it do? When I click 1, it will actually, in this button, right, in this button 1, when I click 1, it will actually call this function button click with the value 1, right? It will call with the value 1. So I will get num as 1. I will get 1 inside of num. So now what will happen? I will get num as 1. Now current will be what? Inside current, what will we get? We will get nothing, because inside the input box, before clicking 1, there was nothing. So it was not typed in yet. So for typing that in, what I will do? I will just add nothing plus the string form of 1. That means I am converting num as a string. That means 1 into a string. So just remember one more thing, that inside the input box, everything is a string. It's not an integer, not a float, nothing. It's just a string. So to insert something or to delete something or to get something, basically, everything will be in the form of a string if you're taking it or doing something with the input box. So I will have to create in the form of str, that means the string. So is this clear what I was doing? Like मैंने कैसे like समझाने की कोशिश की है कि जब हम लोग actually 1 click करेंगे ना, so it will not be directly like inserted in the entry box. Firstly, it was nothing because we did not have anything here. So as it had nothing there, so the current will get nothing. Entry 1 dot get, यहाँ पे तो blank है, यहाँ पे कुछ नहीं है. So when I click 1, there was blank there, right? So then I passed 1 into the num. When I clicked 1, I passed 1 into the num, and the input box was empty. So I deleted. Okay, this part is not clear, I know. So इसका कोई functionality अभी नहीं है. इसका functionality आएगा when I explain you the next bit of the code. So what I am getting, I am actually then doing insert current. That means nothing, because current had nothing from the input box. Then string of num. That means string version of 1. That is 1. So we will actually insert 1 inside the input box when we click 1. So this is how it's working. So is it clear or it's still doubtful? Hello? No. It's okay. It's clear, right? Yeah. Okay. So yeah. Now suppose, why did I even do that? I could have directly inserted 1. You might ask the question, why did I take nothing and then add 1 to nothing, then I get a nothing? That's what I did, right? Why did I do that? It was because if I want to have 1, 2, that means if I want to have the number 12 with me, what will happen? Firstly, when I click 1, it will print 1. In this way, when the button click with the value 1 is called, it will print 1. We will insert 1 into this because nothing plus 1 is 1. So now if I want to make it 12, what will it now happen? I will have to click on 2. So what will now happen? It will actually take whatever was already present in the input box. That means 1 was already present. So 1 will be saved to current. So, and num will be 2 because we passed button click 2 into num, right? Num will have the value 2 because we are passing 2 into it. So now current will have whatever was already inside the input box, that means 1, and we will delete everything. That means we will delete 1, okay?
it was already 1 inside it, right? So I will delete this using this code, this line of code. I will delete everything that was already present, and it was already saved into current. Current has the value that was already inside the input box. Then I deleted the input box value. Then what I did, I inserted the current value and concatenate it with the num that we are passing. So that means 2 will be added on to 1. So it makes 12. So 1 plus 2 as strings are concatenated. So 1 plus 2 will make it 12. So I hope this part of the code is clear. Anyone having any doubts? Please No, tell me. yeah. Yeah, it's clear, By right? the way, what is Okay. that paddy again? Can you just say what is that paddy again? PADY. Okay. Yeah, sure. So see, if I remove the PADY 30, let's see what Didi, happens. Yeah, sure. Go Didi, ahead. can you explain the line entry one dot delete that function? That's Okay, I'll 0. explain that again. Okay, this part, right? Okay. Yeah. Okay, I'll explain it again. Just let me tell you what the pad-y is doing. So from the button 9, I removed pad-y. So what happened? See, the space that was present here is gone. I gave it a space of 30 around it. Do you get it now? What is happening? I just added space. Yeah. Okay, so this is clear. Yeah. So this will work as with the space now. So now entry one dot delete. So let me explain this code again. So see, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्टली हम लोग 1 कैसे प्रिंट कर रहे हैं. अगर हम लोग 1 क्लिक करेंगे इन द कैलकुलेटर, व्हाट विल हैपन? फर्स्टली इट विल लाइक अभी वर्क नहीं कर रहा. जब कंप्लीट कोड हो जाएगा तो क्या करेगा कि फर्स्टली हम लोग को वो करंट में सेव कर रहे हैं जो भी ऑलरेडी इनपुट बॉक्स में है. सो इनपुट बॉक्स में भी क्या है? इट्स नथिंग. इट्स लाइक कुछ भी नहीं है, खाली है. तो करंट में क्या सेव होगा? खाली सेव होगा, लाइक नथिंग सेव होगा. तो फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट था, मतलब खाली जो कि प्रेजेंट था, वो उस पॉइंट पे खाली को ही डिलीट करेगा. तो खाली को डिलीट करने का क्या मतलब है? कुछ नहीं होगा, लाइक वही रहेगा. ये समझ में आ गया ना? तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को डिलीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी था. उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी था ना, उसको हम लोग ने ऑलरेडी करंट नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया था. तो अब जो सेव कर लिया था उसको डिलीट भी कर दिया. अब सेव जो किया था ना, उस चीज के साथ एक नया नंबर जो कि क्लिक किया हुआ नंबर है उसको जस्ट कॉन्कैटिनेट कर देंगे, लाइक स्ट्रिंग के साथ, लाइक एंड में जस्ट ऐड कर देंगे. और कुछ नहीं करना, जो भी था उसके साथ ऐड कर देंगे. तो अभी नथिंग था, तो नथिंग को डिलीट करने से भी नथिंग आया. उसके बाद जब 1 को कॉन्कैटिनेट किया तो क्या हो गया कि नथिंग प्लस 1, दैट मीन्स सिर्फ 1 इनपुट बॉक्स में इंसर्ट होगा. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद सपोज एक और केस आ गया कि हम लोग सिर्फ 1 नहीं प्रेस कर रहे, हम लोग को 12 चाहिए. तो मैं पहले क्या क्लिक करूंगी? 1 क्लिक करूंगी, देन आई विल क्लिक 2. सो इस केस के लिए क्या होगा कि फर्स्ट में जब हम लोग 1 क्लिक किए हैं तो करंट में जब हम लोग 1 क्लिक किए हैं तो इसी टाइप से 1 प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसर्ट करेंगे नथिंग प्लस 1, 1 इनपुट बॉक्स में 1 आ गया. अब क्या होगा कि मुझे 2 लिखना है. सो इफ आई टाइप 2 ना, क्या होगा डायरेक्टली, अगर हम लोग डिलीट ना करें तो 1 के बाद सही से 2 नहीं आएगा, आई थिंक लेफ्ट में आ जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा. तो मुझे क्या करना है, अगर 12 लाना है तो करंट जो भी है, जब मैं 2 में क्लिक करूंगी, लाइक 1 इनपुट बॉक्स में ऑलरेडी है, उसके बाद मुझे उसको 12 करना है. दैट मीन्स 1 के राइट साइड में 2 बिठाना है. फॉर दैट 1 अभी इनपुट बॉक्स में करंटली है, सो करंट को मैं उठा के करंट नाम के वेरिएबल में सेव कर रही हूँ. सो करंटली 1 है, सो करंट जो वेरिएबल है ना इसका, इसमें 1 सेव हो जाएगा जो भी ऑलरेडी वैल्यू है इनसाइड द एंट्री बॉक्स. सो करंट में जब सेव हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट में सेव होने के बाद हम पूरे चीज को डिलीट कर देंगे ताकि हम लोग के लेफ्ट में 2 ना आ जाए. पूरे जो 1 लिखा हुआ था इस पूरे चीज को हम लोग डिलीट कर देंगे, लाइक दिस, entry 1 होल डिलीट.
from 0 to end. That means पूरा जितना भी लेंथ था उस पूरे चीज को हम लोग डिलीट कर देंगे. After that what we will do, we will concatenate 1, मतलब 1 तो ऑलरेडी करंट में सेव्ड है ना, जो ऑलरेडी था उसको हम लोग ने सेव करके रखा था, तो उस चीज को हम लोग उसके पीछे लाइक ऐड कर देंगे 2 को. सो इट बिकम्स 1 एंड स्ट्रिंग को एडिशन करने से 1 plus 2, that means like this. It will happen like 1 plus 2 basically. So this is what will happen and we will get a string as 12. Okay, so ये आ जाएगा और हम लोग के इनपुट बॉक्स में वैल्यू रहेगा 12. अगर हम लोग ये डिलीट ना करें ना, मतलब अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ इंसर्ट करूं तो क्या होगा, आई थिंक 2 1 या फिर कुछ और हो सकता है, लाइक 1 डिलीट ही हो जाए फिर 2 हो जाए. So to avoid that condition, we are actually deleting it and we are concatenating it to get the final result as 12. So is this point clear, Riya? Yeah, Dina, clear. Okay, so that's great to hear. अच्छा, so next button click वाला हो गया. तो button click पे क्या होगा कि हम लोग बस input box में ला चुके हैं जो भी नंबर हम लोग को चाहिए. So button click functions हम लोग 9 to 0 implement कर चुके हैं. मतलब हर बटन, मतलब 987 654 सारे बटन्स में यही वाला फंक्शन अप्लाई किया हुआ है. We are implementing this function only. So now हम लोग को जस्ट 6 बटन का काम करना है. What is that? उसमें भी 4 सेम ही काम करेगा. ठीक है, सो अभी हम लोग का बाकी है बटन ऐड, बटन सब, बटन मल एंड बटन div. So let me define button add first to show you how that will work. Def btn add, and इसमें मैं कुछ पास नहीं करी कोई भी पैरामीटर, जस्ट नॉर्मली एक फंक्शन लिखा. So now inside the button add, मतलब ये बटन ऐड तभी कॉल होगा जब हम लोग प्लस को क्लिक करेंगे. So when we click the plus button, this function will be called. अच्छा, तो अब मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसे एंड कब हम लोग प्लस को क्लिक करते हैं. सो सपोज करो मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है 1 plus 2. तो प्लस हम लोग तभी क्लिक करेंगे जब ऑलरेडी इनपुट बॉक्स में 1 होगा, राइट? हम लोग को 1 लिखने के बाद प्लस क्लिक करना है ताकि फिर हम लोग 2 लिख पाए. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. सो अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव 1 in the input box and then we will click the plus and then we will enter 2. Then we will click equals to and we will get 3. So this is the basic concept. So now when we are doing when we are adding 1 into the input box, we will have it, so we need to save it as num1. So let me create a new variable. What I will do, I will just do entry1 dot get, just like I told you. To get something from the that is already in the input box, we have to use the get function. So num1 में ये saved हो गया जो already input box के अंदर था. So अब num1 में because it's saved, it's a string actually, right? I told you it will be saved as a string inside the num1 variable. Now we have our number 1, but we have to do something with it. So firstly मैं उसको clear कर दूंगी उसके space को. So I will delete it because उसके जगह पे हम लोग को 2 डाला है नेक्स्ट में. जब हम लोग 2 क्लिक करेंगे तो उसमें 1 प्लस देन वी हैव टू गिव 2. सो इसलिए मुझे उस जगह को क्लियर करना होगा. दैट्स व्हाई आई एम डिलीटिंग इट. सो entry1 डॉट डिलीट हो गया. सो नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लोट, बिकॉज फ्लोट में जब डिविजन होगा या कुछ भी अगर डेसिमल्स में भी नंबर आए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एवरीथिंग एज अ फ्लोट नाउ. सो लेट मी टेल यू, I will be creating a global variable name as first num. Okay, तो global variable मतलब इस first num वाले variable को मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ पूरे कोड में, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा. तो अगर ये सिर्फ एक लोकल वेरिएबल होता तो जब मैं इक्वल्स टू वाला फंक्शन लिखूंगी ना, उसके अंदर मैं इस नंबर को कॉल करूंगी और कैलकुलेट करूंगी उसका सम या फिर इसका माइनस करने से क्या रिजल्ट आएगा. So for that I need to make this a global variable. So I am making this a global variable, global first num. This is how we make a global variable. After that what I will do, I will do first num equals to float. I am doing type conversion here, float of num1.
सो फ्लोट बना दिया मैंने स्ट्रिंग से, जो भी नंबर था इनपुट बॉक्स के अंदर उसको मैंने स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया है। सो फर्स्ट नम हम लोग के पास है, एक और वेरिएबल मुझे ग्लोबल में चाहिए जो कि है वैल। अब वेट सेकंड, हाँ, सो वैल जो है, अब सब सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस वैल डूइंग हियर, बिकॉज व्हाई आर वी मेकिंग अ वैल? दिस इज एक्चुअली फॉर रिमाइंडिंग अस कि what was the function that we used. Was it plus or was it minus or was it multiply or was it divide? So what will I do? Val equals to plus here. Okay. So in the equals to function, what will I do? I will compare this val in an if else. I will show you how it works. So we will need this val and this val will work as a memory, because हम लोग जब 1 plus 2 करेंगे ना, so 1 then plus, when I click it will be cleared, it will be deleted, then I will enter 2 and then I will enter equals to. So for that what will happen, we the interpreter will not remember what the operation was it minus or plus. So for that I am storing that into a global variable named val. So I have stored it as val. Now what will happen, this is the end of our function button add. So just like this, is this function clear? क्योंकि बाकी तीन फंक्शन जस्ट द सेम यही है, मतलब एग्जैक्टली सेम है, जस्ट दो चीज एडिट करना है. So if this is clear, I will just tell you how to do that. Is it clear, everyone? Yes. Yeah. Okay, so button add is clear. So let me just copy it. और मैं इसी तरह बटन डिविजन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का भी कर देती हूँ. सो बस मुझे फंक्शन नेम चेंज करना है. ओके, सो सब, एंड इसमें वैल्यू होगा माइनस, बिकॉज हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, मेनली जस्ट फर्स्ट जो नंबर होगा उसको सेव कर रहे हैं. ओके, मतलब इस फंक्शन का मेन काम है जो फर्स्ट वैल्यू है ना, जो ऑपरेटर के पहले वाला जो वैल्यू है उसको सेव करना, एंड वैल मतलब जो ऑपरेशन है उसको सेव करना. ये दो चीज बटन इन फंक्शंस के अंदर हो रहा है. तो फिर फर्स्ट नंबर वाला तो सब में सेम होगा, और सिर्फ मुझे चेंज करना है वैल. सो इसमें मैं x डाल देती हूँ बिकॉज मल्टीप्लाई है. सो बटन मल के अंदर x होगा एंड div के अंदर जो स्लैश सिंबल. सो नाउ बटन div इज ऑल्सो रन. सो हम लोग के पास अभी सिर्फ दो बटन्स बाकी है जो हम लोग को करना है. बटन EQ मतलब equals to वाला, and one button that will clear everything inside the input box. So now let me define those. So पहले मैं equals to करूंगी because that's the more complicated one. So let me show you. It's not that much complicated. It's easy. So see, button EQ is the function now that will actually calculate the value. So जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया कि फर्स्ट में हम लोग एंटर करेंगे, देन हम लोग एक सिंबल देंगे, उसके बाद एक और नंबर देंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे इक्वल्स टू. तो बटन EQ कब आएगा, जब हम लोग इक्वल्स टू को क्लिक कर रहे हैं. और इक्वल्स टू हम कब क्लिक करेंगे, जब हम लोग का सेकेंड नंबर भी इनपुट बॉक्स में देना हो गया होगा. सो व्हेनेवर वी क्लिक 1 + 2, तो मतलब जब मैं ऑलरेडी 2 दे चुकी हूँ इनसाइड द इनपुट बॉक्स. सो व्हेन आई क्लिक 2, what will happen, यहाँ पे जो see, as the button definition is completed, now it's working fine. So if I type 8, it will appear here. So see, तो अगर मैंने सेकेंड इनपुट ये दे दिया, so उसके बाद अगर मैं इक्वल्स टू क्लिक करूं, then it will work and I will get 1 + 8 as 9. So let me show you how to calculate that. So हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सेकेंड जो नंबर है, लाइक सेकेंड ऑपरेटर के बाद जो नंबर आ रहा है उसको सेव करना है. सो लेट मी name the variable as num2 and I will get again entry1.get. So now अब क्या करना है, अगेन मुझे entry1 को पूरा डिलीट करना होगा, बिकॉज इसमें मैं अभी रिजल्ट डालूंगी, मतलब रिजल्ट इंसर्ट करूंगी विथ entry1.insert, फिर वैसा करके मुझे इसमें रिजल्ट ऐड करना है. सो डिलीट फ्रॉम 0 to end. नाउ entry1 को मैंने सेव कर लिया है num2 में.
So मैं एक और variable ले लेती हूँ second number करके, and what will happen inside this variable, what will it consist of? It will actually give me the float value of num2. I'm again doing the conversion from string to float because everything we take from the input box is a string. So मैंने इसको float में convert कर लिया, and we do not have, just like I told you here, I needed the first num to be global because I will use this first num inside this function. So it had to be global, but second num तो इसी function में already है, so we don't need to make it global. So अलग अलग functions में मैंने हर बार global इसलिए declare किया because एक time में when we are clicking one symbol, only one function will be active, so there will not be any problem. So we need to create global variables every time we are creating a function. So second num भी हो गया. अब हम लोग को क्या करना है? We will create an if else. So if val मतलब this val, because ये global था तो हम लोग इसको कहीं से भी access कर सकते हैं. Global बनाने का वही मतलब है कि उसको तुम outside the function भी access कर सकते हो. So we can access it from anywhere, right? So I will be accessing the val variable inside the button equation, the button equation function. Okay, so if val equals to plus, what we will do is entry1 dot insert, and from at the position 0 we will insert the string converted, and what we will convert to string, we will actually make it the sum. So first num, see I am using the first num here that we made global in the above functions. So now what we are doing, first num plus second num. So इसका जो sum आएगा, that means both the numbers whenever we are summing them, and then we will convert it to a string with the str, and then it will be inserted in the input box. So the display will be the final result. This will be the final result. So let me just copy this again, and I will do the same for subtraction and multiplication. Okay, so is this clear to everyone? Okay, so that's great. So now अब हम लोग insert तो कर देंगे, so I need to change the operations, right? Plus के बाद मुझे इन दोनों numbers को minus करना है. उसके बाद if value is equals to x, that means multiply. So I will give a star here, and I will do the division here. So as everything was float, so we don't have to worry about anything for losing accuracy or anything about that. Now एक और चीज है जो that I wanted to share. We have to cover the zero error here. So suppose if we give the input as some number by 0, it should give an error. So what's that? How to do that? I will just include another if. If second num is not equals to 0, then only insertion will happen. That means if agar second number 0 nahi hai, so if we are doing 2 by 1 or 4 by 2, suppose the second number is non-zero, so then only we will get the result, or else I will print entry1 dot insert, and at the position 0 I will just insert the string can't divide by 0. So this is the string that will be given in the input box. Okay, so our equation function is done here. अब सिर्फ एक ही function बाकी है, that is the clear function. वो 1 second का function है, it's just nothing. Button clear, and inside it I will just do entry1 dot delete from 0 to end. So just that. So this, I think this will make it work. So let me just rerun it. Okay, so I hope everyone can see the calculator. So let me do 2 plus 8, and let me click it. Yeah, I'm getting the float value as
10.0. So yeah, our calculator is ready. So guys, are you having any doubts in any part of the code? So I can repeat that if you want. Anyone? Any doubts? No. Okay, so that's it. That was how to make a GUI app. That is a simple calculator. You can do more with this. You can actually work on this, like you can have different functions. You can add functions like a modulus function, or you can change the design according to you and just play around with Tinker. So that's all for today from me. Thanks for joining in, guys. Thank So you. how was the session? Yeah, okay. That's great. Welcome. So are you like did you like the Python bootcamp? This was the last day. It was really amazing. Thank you. Like idea तो बिल्कुल नहीं था लेकिन तब भी बहुत कुछ सीखा है. Now at least I can program Python. Like I know the Yeah. basics. Huh. Thank you. Yes. That's great to hear. Really, thank you for saying that. So really, इसको लेके थोड़ा बहुत like you can code and like learn. पूरा तो internet है ही. Just Google search and you can learn many more things. YouTube भी है. Yeah. So that's it for today, I guess. Nilavi भैया. या सो यही था हम लोग का Yes भैया. छोटा सा बूट कैंप. तो बूट कैंप तो खत्म शायद आज ही हो गया, पर ये मतलब नहीं. तो इसके सिलसिले में कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हम लोग स्लैक में है, व्हाट्सएप में है. Just text us. There anyone who is always there to reply you. That's not a big issue. हम लोग जो पाइथन के लिए नेट में ऑनलाइन में कुछ कोर्स है जो पैसा देना है, बट टॉरेंट तो है ही, सबको पता ही है, तो डाउनलोड करके कर सकते हैं. तो हम लोग वो कोर्स शेयर कर देंगे आप लोग को सर, तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही सीखेगा. ये जो सारा बूट कैंप था ना, कुछ पार्ट सिखाया हम लोग ने, बट इससे भी बहुत कुछ है पाइथन में. तो उस सीखने के लिए हम लोग सब लिंक दे देंगे, स्लैक में भी दे देंगे, व्हाट्सएप में भी दे देंगे. तो वहाँ से आप लोग सीखते हैं पाइथन. तो that's all for today then. Yeah, if you're having any doubts, please feel free to reach out at any platform. We will really try to help you out. So thank you guys for joining today. Have a great day then. अच्छा दीदी. Yeah. Just like it's just my suggestion that Yeah. like आप लोगों का जैसे Python bootcamp था, like it was really amazing. Like आप लोगों ने जैसे like सब present करके एक एक चीज सिखाया, like it was really good. बहुत अच्छा था. So हम लोगों को ना हमारे batch में हाँ शायद से एक या दो स्टूडेंट को ही वो गेट या GitHub इस सब के बारे में आइडिया है. तो आप लोग के पास एक दोबारा से आप लोग ही एक सेशन कर सकते हैं जिसमें alone only about this thing, कैसे होता है. Yes. Sure, we'll consider your suggestion because GitHub भी हमारे क्लास में हाँ. सबको इससे बहुत प्रॉब्लम, हम किसी को कोई आइडिया नहीं, मुझे खुद भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग जैसे बहुत कुछ Okay. कर नहीं पाते. जस्ट अ सेशन. Yeah. Okay, I will really try to do that. I will tell everyone, and Nilavi Bhaiya is also here, so we will try to. We can do a thing yeah. that we will give the feedback from. Then those who have any suggestions you can give there, so that we can set up the next meetup according to the suggestions or what people want us. Yes, we can give you a form and you can fill it up with your suggestions if you want to have what sessions you want to have on which topics. So please fill the form. We will be sending you the feedback form really soon. Okay. Okay, great. Thank you. Yeah, we'll try our best to give you the contents. Really thank you for joining then. Okay. Thank you. Okay then. Most welcome. Bye bye.